मेरे बड़े जेठ जहांगीर चौधरी घर आने वाले थे, इसलिए कुछ जरूरी सामान लेने मुझे मेरी सास ने मार्केट भेज दिया। मैं मार्केट के अंदर दाखिल होने लगी, तभी मेरी नजर नफीसा की कार पर पड़ी। शायद वो भी मार्केट में ही थी। मैं आगे बढ़ी और कुछ शॉपिंग वगैरह करने लगी, तभी पीछे से नफीसा की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे भाभी कैसी हो? बता देती कि मार्केट जाना है तो दोनों साथ ही आ जाते। मैं बोली, अरे कोई बात नहीं नफीसा, आज बड़े भैया आने वाले हैं, इसलिए किचन का कुछ जरूरी सामान लेना था तो मेरी सास ने मुझे ही भेज दिया। नफीसा बोली, मुझे भी एक गोल्ड चैन लेनी थी, ऑर्डर दे दिया है, 1 हफ्ते में बनाकर दे देगा। खैर छोड़िए, गाड़ी में बैठिए, साथ चलते हैं। मैं नफीसा की गाड़ी में बैठ तो गई थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी बड़ी सास गुलबानो ने मुझे नफीसा के साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। रास्ते भर नफीसा मेरी सास गुलबानो और जेठानी रुखसाना की बुराई करते हुए आई। कहने को तो नफीसा मेरी नंद ही थी, लेकिन आग लगाने में यह अपनी माँ समीरा बेगम से भी 2 कदम आगे थी। मैं समझ गई थी कि नफीसा मुझे मेरी सास और जेठानी के खिलाफ भड़काने में लगी हुई है, लेकिन मैंने हमेशा की तरह नफीसा की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। थोड़ी देर में नफीसा की कार घर के गेट पर रुकी। मैं गेट पर ही उतर गई और मेन गेट खोलकर सीधे अपने घर की ओर बढ़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो नफीसा भी घर की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर अपने घर की ओर बढ़ चुकी थी। नफीसा मेरे हस्बैंड सुहेल की सौतीली बहन थी। घर के बगल वाला मकान नफीसा का ही था। मकान अलग अलग जरूर थे, लेकिन मेन गेट और गार्डन एरिया दोनों मकानों का एक ही था। मेरी सास गुलबानो ने मुझे नफीसा की कार से उतरते देख लिया था। वो गुस्से में बोली, तुम नफीसा के साथ आई हो? मैं बोली, अम्मी वो मुझे जबरदस्ती अपने कार में ले आई। सास ने कहा, इसका मतलब कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता है। तभी मेरी जेठानी रुखसाना ने हालात को संभालते हुए मेरी सास गुलबानो को कहा, खाला आप तो नफीसा की आदत जानती ही है ना। शमीना ने मना किया होगा, लेकिन नफीसा की जिद के आगे शमीना मजबूर हो गई होगी। जाने दो, आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। मेरी जेठानी रुखसाना अपनी सास को खाला कहकर पुकारती थी, क्योंकि वो गुलबानो की बहन की बेटी थी। इसीलिए मेरी सास रुखसाना की हर बात मान लेती थी। सास को समझाने के बाद रुखसाना मुझसे बोली, आगे से शमीना तुम ऐसी गलती दोबारा मत करना। मेरी जेठानी रुखसाना की बात खत्म होते ही मेरी सास फिर बोल पड़ी, मैं तो उन दोनों माँ बेटी की कार पर थूकना भी मुनासिब न समझूं और तू उसकी कार में बैठकर चली आई। मेरे लिए यह रोज की बात थी। मेरी सास बुरी नहीं थी, लेकिन जब बात सौतन की हो तो फिर अच्छी अच्छी औरतें भी बुरी ही हो जाती हैं। 1 साल पहले ही मेरी शादी गुलबानो के सबसे छोटे बेटे सुहेल से हुई थी। ससुराल आई तो पता चला कि मेरी 2 सास हैं, एक जवान और एक बूढ़ी। इनमें से बूढ़ी वाली मेरी असली सास थी, यानी कि मेरे शौहर सुहेल को जन्म देने वाली माँ, जिनका नाम गुलबानो था, और दूसरी वाली सास का नाम समीरा बेगम था। समीरा बेगम की उम्र 40 के आसपास की ही थी, लेकिन देखने में अभी वो बिल्कुल जवान लगती थी। खूबसूरती में भी समीरा बेगम का कोई जोड़ नहीं था। मेरी सास और जेठानी इसी बात को लेकर समीरा बेगम से चिढ़ते थे। दोनों को लगता कि बेवा औरत को बेवा की तरह ही रहना चाहिए, लेकिन समीरा बेगम को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 5 साल पहले ही बेवा हुई हैं। इस घर की एकलौती बेटी यानी कि मेरी नंद नफीसा समीरा बेगम के पहले शौहर की बेटी थी। 2 बीबियों वाले मेरे ससुर जुनैद चौधरी हार्ट अटैक की वजह से 5 साल पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। 1 साल पहले जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, तब मेरी नंद नफीसा दिल्ली में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी और 1 महीना पहले ही दिल्ली से कानपुर अपने घर यानी कि मेरी ससुराल में आई थी। नफीसा देखने में अपनी माँ की तरह
ही खूबसूरत थी। खूबसूरती के साथ नफीसा को अपनी माँ की दौलत का भी घमंड था, इसीलिए वह गुलबानो के बच्चों से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। मैं भी नफीसा के लिए उसकी सौतेली भाभी से ज्यादा कुछ नहीं थी। नफीसा मुझसे कभी कभार बात भी कर लेती, लेकिन मेरी जेठानी रुखसाना तो नफीसा को फूटी आंख भी न सुहाती। इस बीच नफीसा कई बार मुझसे ही मेरी जेठानी रुखसाना की बुराई कर चुकी थी। इस मामले में नफीसा अपनी माँ समीरा बेगम से भी 2 कदम आगे थी। मैं नफीसा की बातों को हमेशा इग्नोर करती। इसका एक कारण यह था कि मैं अपने इकलौते छोटे भाई शफीक की शादी नफीसा से करवाना चाहती थी। मुझे मालूम था कि मेरी सास गुलबानो इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगी, बल्कि जब उन्हें मेरी इस मनसा का पता चलेगा तो मुझे घर से निकाल देंगी। इसीलिए मैं सीधे तौर पर किसी से कुछ न कहती और अपने भाई शफीक को बहाने से घर बुलाती। वो देखने में बहुत ही हैंडसम था। मुझे लगता कि शफीक के मेरे घर आने जाने से नफीसा और शफीक के बीच खुद ब खुद मोहब्बत के बीज पनपने शुरू हो जाएंगे और इस तरह मेरा इरादा भी पूरा हो जाएगा और मैं सास और जेठानी की नजर में बुरी भी नहीं बनूंगी। मेरा भाई शफीक अपने घर का इकलौता बेटा था। मेरे मायके में मेरे भाई के अलावा मेरे अब्बू और अम्मी थे। अब्बू सरकारी इंजीनियर थे, 1 साल पहले ही रिटायर हुए थे। अब्बू ने भी अपनी जिंदगी में इज्जत के साथ बहुत कुछ कमाया था। मेरे घर वालों के पास भी अच्छी खासी दौलत थी, इसलिए मेरा रिश्ता गुलबानो के बेटे सुहेल से हो पाया। मेरे बाप की सारी संपत्ति मेरे भाई को ही मिलती और इधर नफीसा भी अपनी माँ की सारी दौलत की इकलौती वारिस थी। यही सोचकर मैं चाहती थी कि किसी तरह नफीसा और मेरे भाई शफीक के बीच मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाए और मेरी यह कोशिश काफी हद तक कामयाब भी होती नजर आ रही थी। शफीक जब भी घर आता नफीसा उसे देखकर चहक उठती। अब तो दोनों के बीच फोन पर बातें भी होने लगी थी। नफीसा की माँ समीरा बेगम के पास दौलत की कमी नहीं थी। मेरे ससुर पेशे से इंजीनियर थे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उन्हें महारत हासिल थी। दोनों बाप बेटे ने मिलकर खूब पैसे कमाया, लेकिन एक दिन एक बिल्डिंग हादसा हो गया। इस बिल्डिंग को मेरे ससुर की कंपनी बना रही थी। तब अपने अब्बू को बचाने के लिए उनके बड़े बेटे ने इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और जहांगीर चौधरी को 7 साल की सजा हो गई, लेकिन वो 5 साल में ही बरी हो गए और जेल से आने के कुछ ही समय बाद उनके अब्बू जुनैद चौधरी को हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। समीरा बेगम मेरे ससुर की कंपनी में ही काम करती थी। बिल्डिंग वाले हादसे के 2 साल बाद ही जुनैद चौधरी ने समीरा बेगम से शादी कर ली। तब समीरा बेगम की बेटी नफीसा 5 साल की थी। मेरे ससुर से दूसरी शादी के बाद समीरा बेगम यहीं आकर रहने लगी। वैसे तो मेरे ससुर जुनैद चौधरी अपनी पहली बीवी गुलबानो के लिए काफी दौलत छोड़ गए। रहने के लिए बड़ा सा मकान था, शहर में जमीनें थीं, बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा था। सब मिलाकर गुलबानो के पास इतनी दौलत थी कि 7 पुश्तें बैठकर खाएं। फिर भी वो समीरा बेगम के आगे कुछ नहीं थी। जुनैद चौधरी की संपत्ति का आधा हिस्सा समीरा बेगम के नाम तो था ही, साथ ही वो जुनैद चौधरी की कंपनी की आधी की हिस्सेदार भी थी। मेरी सास गुलबानो के 3 बेटे हैं। मैं गुलबानो के सबसे छोटे बेटे सुहेल की बीवी हूँ और सुहेल से बड़े आलमगीर की बीवी रुखसाना है। सबसे बड़े बेटे जहांगीर की शादी नहीं हुई थी, होती भी कैसे, शादी के उम्र में तो जेल चले गए। वापस आए तो उनके छोटे भाई आलमगीर की शादी हो चुकी थी। मेरी सास ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन जहांगीर चौधरी ने शादी से मना कर दिया था। जहांगीर चौधरी शुरू से ही अपने अब्बू का काम संभालते थे। बाप के मरने के बाद उनका पूरा बिजनेस जहांगीर चौधरी के हाथ में आ गया। अब वही इस घर के मालिक थे। वो जो कह देते वो पत्थर की लकीर हो जाती। दोनों छोटे भाई भी जहांगीर चौधरी की बहुत इज्जत करते थे। समीरा बेगम और गुलबानो के घर के बीच नफरत की ऊंची दीवारें थीं, जिन्हें एक ही आदमी लांघ सकता था और वो थे जहांगीर चौधरी। दोनों घरों के बीच जहांगीर चौधरी मोहब्बत का पुल बने हुए थे। सप्ताह में 2 दिन के लिए ही घर आते और जब
तक जहांगीर चौधरी घर में रहते गुलबानो और समीरा बेगम के बीच की तल्खियां गायब नजर आती। जहांगीर चौधरी जब भी आते ज्यादा समय समीरा बेगम के यहाँ ही बिताते थे। नफीसा उन्हें बहुत मानती थी, मानती भी क्यों न। नफीसा की पढ़ाई से लेकर उसके सारे फिजूल के खर्चे जहांगीर चौधरी ही उठाते थे। जहांगीर चौधरी के रुपयों से ही नफीसा आज ज्वेलरी शॉप पर महंगे नेकलेस का ऑर्डर देकर आई थी। यह बात मुझे मेरी जेठानी रुखसाना ने बताया। रुखसाना ने तो और भी बहुत कुछ बताया जिस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। शाम हो गई थी, मैं अपनी जेठानी के साथ किचन में थी। किचन में रात के स्पेशल खाने की तैयारी चल रही थी क्योंकि आज रात जहांगीर भैया आने वाले थे। मैं अपनी जेठानी से बोली, बाजी जहांगीर भैया के बारे में आपने जो कहा वो सच है क्या? रुखसाना ने कहा, हाँ बिल्कुल, यकीन न हो तो खाला से पूछ लो। मैंने कहा, लेकिन बड़े भैया तो नफीसा को बेटी की तरह मानते हैं। रुखसाना बोली, समीरा बेगम चाहती है कि उनकी इकलौती बेटी की शादी जहांगीर चौधरी से हो जाए। भैया और नफीसा में कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। मैं बोली, समीरा बानो के पास इतनी दौलत है कि वो अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ सकती है, फिर वो दुगनी उम्र के जहांगीर भैया से ही नफीसा की शादी क्यों करेंगी? रुखसाना बोली, इस तरह जुनैद चौधरी की सारी प्रॉपर्टी और उनके पूरे बिजनेस की मालकिन समीरा बानो बन जाएंगी। समीरा बानो की चाल में भैया पूरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए? पिछली बार खाला ने भैया को समझाने की कोशिश की तो वो खाला पर ही भड़क उठे थे। हम लोग किचन में ही थे कि तभी जहांगीर भैया की गाड़ी गेट पर आकर रुकी। नफीसा ने दरवाजा खोला और भैया ढेर सारा सामान लेकर नफीसा के घर की ओर बढ़ गए। मेरी सास गुलबानो अपने बेटे की इस फितरत से बहुत नाराज होती और जब तक जहांगीर समीरा बानो के घर में रहते तब तक मेरी सास हम बहुओं से समीरा बानो की खूब बुराइयां करती रहती। जैसे ही मेरी सास ने जहांगीर भैया के समीरा बानो के घर में जाने की बात सुनी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, इस औरत ने पहले मेरे शौहर को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, अब अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है मेरे बेटे को फंसाने के लिए। शौहर तो फंसा ही, अब बेटा भी उस औरत के चुंगल में फंस चुका है। रुखसाना, आज मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। जहांगीर आए तो बोल देना, इस वक्त मुझे न जगाए। यह कहकर मेरी सास अपने कमरे में चली गई। यह सब मैं पिछले 1 साल से देख सुन रही थी, इसीलिए मुझे इन सब बातों की आदत सी हो गई थी। अगली सुबह तीनों भाई काफी देर तक साथ बैठकर बिजनेस की बातें करते रहे क्योंकि दोनों छोटे भाई जहांगीर चौधरी के बिजनेस को ही संभालते थे। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर सुहेल अपने से बड़े वाले भाई आलमगीर के साथ काम पर निकल गए और जहांगीर चौधरी अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे काफी देर तक बतियाते रहे। नाश्ता का वक्त हुआ तो वो सीधे नफीसा के घर की ओर चले गए। शाम को जहांगीर चौधरी अपने कार में नफीसा को साथ लेकर न जाने कहां निकल गए और देर रात घर लौटे। इस बीच गुलबानो अपने बेटे को कोसती रही और बेटे जहांगीर के लौटने से पहले ही नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद जहांगीर चौधरी लखनऊ के लिए निकल गए तो मेरी जेठानी ने कहा, कल शाम को तुमने देखा दोनों अकेले कार में निकले और देर रात घर में आए। अभी भी तुम्हें यकीन नहीं है क्या समीना? अब तो मुझे रुखसाना की बातों पर यकीन होने लगा था और नफीसा को अपनी भाई शफीक की बीवी बनाने का मेरा सपना टूटता सा दिख रहा था। यही सब सोचकर मैं कई दिनों तक परेशान रही। एक दिन मैंने अपने भाई को फोन लगाया और बोली, तुम्हारी नफीसा से बात होती है कि नहीं? वो बोला, दिन भर में 8-10 बार तो बात हो ही जाती है और नफीसा ने तो मुझे कल एक गोल्ड चैन भी गिफ्ट की है। भाई के मुंह से यह बात सुनकर मेरी जान में जान आई। अब लग रहा था कि नफीसा के बारे में मेरी सास और जेठानी दोनों गलत थे। शाम का वक्त था, रोज की तरह नफीसा अपनी कार से निकलने वाली थी। उससे पहले ही मैं मार्केट जाने के बहाने घर से निकल गई। थोड़ी देर में ही नफीसा की कार मेरे पीछे आती नजर आ गई और मेरे करीब आकर रुक गई।
गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए नफीसा बोली, भाभी मार्केट जा रही हो तो बैठो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। नफीसा बहुत खुश नजर आ रही थी। पूरे रास्ते वो मेरे भाई शफीक की ही बातें करती रही। उसकी यह खुशी देखकर मन ही मन मैं भी बेहद खुश हो रही थी। मैंने पूछा, दिल्ली कब जा रही हो नफीसा? नफीसा बोली, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कई बड़ी कंपनियों से जॉब के ऑफर भी आ चुके हैं, लेकिन जहांगीर भैया चाहते हैं कि सबसे पहले मैं आपके भाई शफीक से सगाई कर लूं और वो अगले हफ्ते तुम्हारे घर वालों को घर बुला रहे हैं। लेकिन मैं डर रही हूँ कि तुम्हारी सास को पता चलेगा तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। और नफीसा बिल्कुल सही साबित हुई। नफीसा और मेरे भाई की सगाई की खबर सुबह सुबह मेरी सास तक पहुँच चुकी थी। वो मुझसे बोली, समीना अगर यह शादी हुई तो तू अपनी ठिकाना ढूंढ लेना। मेरे दुश्मनों से रिश्तेदारी जोड़नी है तुझे तो मुझसे नाता तोड़ना होगा। आने दो सुहेल को। अगर तेरा शौहर मेरी बात नहीं मानेगा तो उसके लिए भी मेरे घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस मामले में मेरी सास और मेरी जेठानी दोनों एक हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि इस रिश्ते को जोड़ने में मेरा पूरा हाथ है। मैं घर में अकेली पड़ गई थी। मेरे शौहर भी मेरी वजह से बहुत टेंशन में आ गए थे। उन्हें नफीसा से मेरे भाई के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपनी माँ गुलबानो के गुस्से के आगे वो भी बेबस हो गए थे। धीरे धीरे शनिवार का दिन भी आ गया। सुबह 10 बजे तक जहांगीर चौधरी आ गए थे और सर्दी की खूबसूरत धूप लेने के लिए छत पर जाकर बैठ गए और वहीं सुबह का नाश्ता मंगवा लिया। मेरी सास भी छत पर जाकर अपने बेटे के सामने ही कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद जब जहांगीर भैया ने बताया कि उन्होंने अगले दिन संडे को लड़के वाले को यानी कि मेरे घर वालों को नफीसा के घर दोपहर के खाने पर बुलाया है, तो यह बात जानकर मेरी सास गुस्से में आ गई। जहांगीर चौधरी ने अपनी माँ गुलबानो को इस रिश्ते के लिए लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वो पहली बार अपने बड़े बेटे पर इतना गुस्सा नजर आ रही थी। जहांगीर चौधरी ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की और कहा, देखो अम्मी, अब्बू के वक्त से हमारे घर में सब इंजीनियर ही होते आ रहे हैं और शफीक भी इंजीनियर ही है। नफीसा से उसकी जोड़ी अच्छी जमेगी। मेरी कंपनी में मुझे शफीक जैसे इंजीनियर की जरूरत भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों की शादी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जहांगीर चौधरी की बात को सुनकर गुस्से में तमतमाते हुए गुलबानो खड़ी हुई और बोली, जहांगीर अगर यह रिश्ता हुआ तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी और सीढ़ियों तक ही पहुंची थी कि बदहवासी में उनका पैर फिसला और वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई। सिर में गहरी चोटें आई थी। आनन फानन में उन्हें नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बीच शरीर से ज्यादा खून बह चुका था। ब्लड की जरूरत पड़ी। नफीसा और समीरा बेगम भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। ब्लड बैंक से ब्लड लाने में वक्त लग जाता, इसीलिए इमरजेंसी में वहां मौजूद सभी रिलेटिव के ब्लड सैंपल ले लिए गए और समीरा बेगम का ब्लड सैंपल गुलबानो से मैच हो गया। थोड़ी ही देर में अगल बगल के 2 बेडों पर 2 औरतें लेटी हुई, एक का ब्लड दूसरे के शरीर में जा रहा था। यह मंजर वहां मौजूद सभी लोगों के लिए सुकून भरा था। सुबह तक जो 2 लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, इस वक्त दोनों का खून एक हो रहा था। गुलबानो को होश आ चुका था और उन्हें ये भी मालूम हो चुका था कि उनकी जानी दुश्मन ने ही उनकी जान बचाई है। गुलबानो के होश में आने के बाद समीरा बेगम उनके करीब आई और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, आप जल्दी ठीक होकर घर आइए। आप नहीं होंगी तो नफीसा का रिश्ता कैसे होगा। यह कहकर समीरा बेगम अपनी बेटी के साथ घर चली गई। 2 दिनों तक मैं और मेरी जेठानी सास की सेवा में लगे रहे। तीसरे दिन उन्हें छुट्टी मिल गई। सगाई हफ्ते भर के लिए टल गई थी। 1 हफ्ते के अंदर मेरी सास गुलबानो काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन इस बीच गुलबानो पूरी तरह बदली सी लग रही थी। फिर से शनिवार का दिन आ गया। आज जहांगीर चौधरी आने वाले थे। सुबह सुबह मैं अपनी सास की चाय लेकर उनके कमरे में गई तो मेरी सास ने कहा, समीना
आज तुम समय निकाल कर मार्केट चली जाना। मैं बोली मार्केट से क्या लाना है अम्मी? वो बोली अरे कल तुम्हारे भाई की मंगनी है, अपने भाई की होने वाली बीवी को कुछ दोगी नहीं क्या? यह रुपये रखो और अभी चली जाओ। और सुनो, कल तुम लड़की वालों की तरफ से ही रहना, समझी? अपनी सास का यह बदला हुआ रूप देखकर मेरी आंखें भर आई। मैं कमरे से निकली और कुछ ही देर में मार्केट के लिए निकल पड़ी। मार्केट जाने के दौरान मैंने अपने घर वालों को फोन कर अगले दिन की पूरी जानकारी हासिल कर ली। मेरे अब्बू, अम्मी और भाई तीनों अपने कार से आ रहे थे, काफी खुश थे। शगुन का ढेर सारा सामान भी वो खरीद चुके थे। उन्हें मेरी चिंता थी, लेकिन जब मैंने अपनी सास के बारे में उन्हें बताया तो वो और ज्यादा खुश हो गए। मेरी सास गुलबानो ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे, जिसका मैंने नफीसा को शगुन देने के खातिर खूबसूरत साड़ी खरीद ली। घर लौटी तो नफीसा के घर में अपने जेठ की कार खड़ी देखकर मैं समझ गई कि वो घर आ चुके थे। दिन का खाना जहांगीर चौधरी ने मेरे घर ही खाया और काफी देर तक अपनी माँ से बातें करते रहे। माँ बेटे को इतना प्यार से बातें करते मैंने तो पहली बार देखा था। शाम होने से पहले ही मेरे जेठ नफीसा के घर की ओर निकल गए। रात हो चुकी थी। मैं अपनी जेठानी के किचन में बिजी हो गई थी। थोड़ी देर में ही मेरी सास ने मुझे आवाज लगाई। मैं सास के कमरे की ओर चल पड़ी। वो बोली अभी अभी जहांगीर की गाड़ी गेट से बाहर निकली है, शायद वो मार्केट तक गया है। तुम तुरंत नफीसा के घर जाकर नफीसा को बुला लाओ। मेरे पास सोने के कंगन है जो मैं नफीसा को पहनाना चाहती हूँ। ये कंगन मैंने जहांगीर की बीवी के लिए बनवाए थे, लेकिन उसने तो शादी की ही नहीं। मैं ये कंगन जहांगीर के सामने उसे देना नहीं चाहती, इसीलिए उसके जाने का इंतजार कर रही थी। उसे मैं अभी दे दूंगी तो वो कल इसे मेहमानों के सामने पहन लेगी। और सुनो, कोशिश करना कि उसकी माँ को भी यह बात न पता चले। मैं बोली अच्छा अम्मी, अभी बुला कर लाती हूँ। मैं नफीसा के घर की बढ़ी तो देखा कि भैया की कार वहाँ नहीं है। मैं समझ गई कि भैया मार्केट के लिए निकल चुके हैं। मैं बेझिझक नफीसा के घर के अंदर दाखिल हुई और चोर की तरह नफीसा को ढूंढने लगी। वो अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैं समीरा बेगम के बेडरूम की ओर बढ़ी और मैंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की तो मैंने जो देखा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं उल्टे पांव वहां से वापस अपने घर आ गई और सास से बोली कि नफीसा घर पर नहीं है। मैं बिस्तर पर गई और बेसुध होकर गिर गई। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं सोच रही थी कि काश मैं इस वक्त नफीसा के घर नहीं जाती। मैंने अपनी जिंदगी में रिश्तों का ऐसा जनाजा निकलते पहले कभी नहीं देखा था, न मैंने ऐसा कभी सुना था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि मैं जो देखा था वो सच था। मैं 1 घंटे बिस्तर पर पड़ी यही सब सोचती रही। तभी मेरी जेठानी मेरे कमरे में आ गई और बोली भैया की कार अभी नफीसा के घर में दाखिल हुई है। लगता है भैया मार्केट से लौट आए हैं, उन्हें खाना खिलाना होगा। मैं बोली भैया की कार में भैया नहीं है, वो नफीसा है जो भैया के कार लेकर मार्केट गई थी। नफीसा के घर में आने के 5 मिनट बाद ही भैया हमारे घर आ गए। थोड़ी देर में ही बाकी के 2 भाई भी अपने जॉब से घर आ चुके थे और सभी साथ ही दस्तरखान पर बैठकर खाने में लग गए। अगली सुबह घर में काफी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। तीनों भाई आज छुट्टी पर ही थे, लेकिन मेरे मन में रात से ही जो उथल पुथल चल रही थी उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे अपने भाई के लिए ऐसा रिश्ता अब मंजूर नहीं था जिसमें बेहयाई की इंतहा हो चुकी हो। मैंने अपनी सास और जेठानी को सारी बात बता दी और बोली मैं अपने भाई का रिश्ता ऐसे लड़की से नहीं कर सकती जिसकी माँ बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी हो। समीरा बेगम जब अपने बेटे से नाजायज ताल्लुकात बना सकती है तो फिर दामाद से ऐसा रिश्ता रखने में उन्हें क्या परहेज होगा। मेरी बात सुनकर मेरी सास और जेठानी के होश उड़ चुके थे। वो फिर से अपनी असली रूप में आ चुकी थी। उन्होंने मुझसे कहा समीना तुम तुरंत अपने घर वालों को फोन कर उन्हें यहाँ आने से रोको। मैंने फोन निकाला और अपने भाई को फोन लगाया तो मालूम चला वो लोग घर के बाहर खड़े हैं। यह सुनकर मेरी सास बोली कि
अब उन्हें आ जाने दो। समीरा बेगम की असलियत सबके सामने खोली जाएगी। जहांगीर भी इस बदकारी में बराबर का गुनहगार है। उसने भी माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार किया है, इसलिए वो भी समीरा बेगम के साथ ही सबके सामने नंगा किया जाएगा। यही उसकी सजा होगी। शमीना, तुम डरना नहीं। तुमने कल रात जो देखा है वो सबके सामने बयान कर देना। समीरा बेगम का बड़ा सा ड्राइंग रूम लोगों से खचाखच भर चुका था। नफीसा से खूबसूरत तो उसकी माँ लग रही थी। शफीक और मेरे अम्मी अब्बू भी सामने ही बैठे थे और बड़े खुश लग रहे थे, लेकिन हम तीनों सास बहू के चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। सभी के खाना खा लेने के बाद मेरी सास गुलबानो खड़ी हुई और समीरा बेगम से, समीरा, जहांगीर रिश्ते में तुम्हारा क्या लगता है? यह सवाल समीरा बेगम के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। यह सवाल सुनते ही अचानक उनके खूबसूरत चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ी देर तक कुछ न बोल पाई। इधर जहांगीर चौधरी की हालत समीरा बेगम जैसे ही हो गई थी। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी मेरी सास गुलबानो ने दूसरा धमाका किया। वो बोली, माँ बेटे के पाक रिश्तों की आड़ में तुम दोनों क्या गुल खिला रहे हो? मुझे मालूम चल गया है। तुम दोनों को बेडरूम में कल शमीना ने अपने आंखों से देखा था। मेरी सास आगे कुछ कहती, इससे पहले ही नफीसा बोल पड़ी, बड़ी अम्मी आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। मेरी सास ने कहा, नफीसा तुम मुझे क्या बताएगी? इस शैतान औरत ने मेरे फरिश्ते जैसे शौहर को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, फिर उससे भी जी न भरा तो मेरे बेटे से अपनी हवस की आग बुझाने लगी। तू भी तो इसी बदकार औरत की बेटी है। बता जहांगीर चौधरी, तेरा क्या लगता है? नफीसा अब अपना आपा खो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, जहांगीर चौधरी मेरे अब्बू हैं, और जिस जुनैद चौधरी को तुम फरिश्ता कह रही हो ना, असली शैतान तो वही आदमी था जिसने अपने बेटे की बीवी से ही शादी कर ली। नफीसा के मुंह से यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। नफीसा ने आगे कहा, मेरी अम्मी जुनैद चौधरी की कंपनी में मामूली नौकरी करती थी। इसी बीच जहांगीर चौधरी उसकी जिंदगी में आए। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन यह बात दोनों ने छुपा ली, क्योंकि मेरी माँ जिस कंपनी में एक मामूली मुलाजिम थी, मेरे अब्बू जहांगीर चौधरी उसी कंपनी के मालिक थे। इसी बीच बिल्डिंग वाला हादसा हुआ और मेरे अब्बू जहांगीर चौधरी को 7 साल की सजा हो गई। तब तक मैं पैदा हो चुकी थी। मेरे अब्बू के जेल चले जाने के 2 साल बाद जुनैद चौधरी ने यह बात फैला दी, जेल में जहांगीर की मौत हो गई है, और मेरी अम्मी से शादी करने का दबाव बनाने लगी। मेरी माँ को तब तक यह नहीं मालूम था कि जुनैद चौधरी जहांगीर चौधरी के बाप हैं। मेरी अम्मी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने मेरी अच्छी परवरिश की खातिर जुनैद चौधरी से शादी कर ली। शादी के 4 साल बाद ही मेरे अब्बू जेल से बाहर आए तो उन्हें जब पता चला कि उनके बाप ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया, तो सीधे अपने बाप के पास पहुंच गए। जुनैद चौधरी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। मैं शुरू से यह बात जानती थी। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अब इसमें आप लोग बताएं कि मेरी माँ समीरा बेगम की क्या गलती है? नफीसा की बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया था। गुलबानो बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उनसे ज्यादा शर्मिंदा तो मैं थी। मैंने कल जो अपनी आंखों से देखा वो माँ बेटे का नाजायज खेल नहीं था, बल्कि शौहर और बीवी का पाक मिलन था। नफीसा से मेरे भाई शफीक का रिश्ता जुड़ गया था और दोनों परिवार एक हो गए थे। पहली बार गुलबानो समीरा बेगम के गले मिल रही थी और एक माँ की तरह नफीसा के हाथों में कंगन पहना रही थी। कहानी से सीख, समीरा बेगम जिंदगी के तूफानों में ऐसे उलझी कि सब कुछ बदल गया, और जब तक यह तूफान थमा तब तक उनके रिश्ते बदल चुके थे। समीरा बेगम गलत नहीं थी। कई बार हमारी आंखें सच होती हैं, लेकिन दिमाग गलत हो जाता है। इस तरह हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और इसी गलतफहमी में हम अच्छे लोगों को भी बुरा समझ लेते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप